हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 5 का चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश को समझेंगे। यदि आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, यहाँ पर कहा गया है एक माँ की बेबसी में कि इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। मतलब जब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो हमारे आंखों के सामने बहुत सारे चित्र बनेंगे। जैसे बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में से एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। मतलब लेखक कहते हैं कि जब मैं खेलता था तो उस समय मेरा जो खास साथी था उसका नाम क्या था? रतन था। और उसके माँ का चित्र जो रतन को खेलते हुए बैठकर देखा करती थी। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। मतलब इसको धीरे धीरे पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कविता को मन में उतरने में मतलब उसको मन में बैठने में बहुत समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। मतलब कविता ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता या तो बच्चे लोग उसको भूल जाते हैं। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। और कविता क्या करती है? मन के किसी कोने में घर बना ही लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है और वह जब उस तरह से कोई कविता और तुम जब पढ़ते हो तो तुमको वह कविता याद आ जाती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो कविता कामयाब है। मतलब क्या हो रहा कि हम लोगों को यह टेंशन नहीं लेना है कि जो कविता हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। बस उससे अगर तुम्हारे माइंड में एक चित्र उभर कर आता है, एक सीन तैयार होता है तुम्हारे माइंड में उस कविता को पढ़ने के बाद कि ऐसा सिचुएशन था, ऐसा कंडीशन था, तो ही तुम कविता को पढ़ने में कामयाब हो। देखिए, अब कविता शुरू होता है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह, था वह भी एक बच्चा। देखिए, यहाँ पर अदृश्य का अर्थ हो रहा है मतलब कहाँ से पता नहीं। अदृश्य पड़ोस से मतलब कौन सा पड़ोस से आता था वो अदृश्य नहीं, मतलब दिखाई नहीं देता, यह पता नहीं है लेखक को यहाँ पर। इसलिए लेखक यहाँ पर अदृश्य कहते हैं कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से आता था वह। अदृश्य का मतलब क्या आता है? जो दिखाई नहीं देता है। निकल कर आता था वह, ओ वहाँ से आता था। खेलने हमारे साथ, किसके साथ? लेखक के साथ। और उसका नाम क्या था? रतन था। और वह बोल नहीं सकता था। वह क्या था? गूंगा था। और वह जब खेलता था तब कैसा लगता था? एक टूटे खिलौने की तरह वह हमारे साथ खेलता था। और देखने में तो बच्चा ही था और था तो वह बच्चा ही, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। हमसे क्या था? अलग था। भिन्न का मतलब होता है अलग और अजूबा का मतलब होता है जैसे कि आश्चर्यजनक वाला चीज़ या आश्चर्यजनक करने वाला आदमी। ठीक है, ऐसे तो हम लोग का पूरे विश्व में 7 या 8 अजूबे हैं। उसी को यहाँ पर भी लेखक या इस रतन को अजूबा कहे हैं। घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती अंदर उसकी छटपटाहटों को। देखिए, अब लेखक कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा हम लोग उससे घबराते थे। घबराते का मतलब होता है डरते थे, या तो घबराना मतलब थोड़ा सा टेंशन लेना, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। मतलब वो क्यों घबरा रहा है या कुछ बोलना चाह रहा है फिर भी नहीं बोल पा रहा है। इस चीज़ को मतलब हम लोग सोचकर हमें भी थोड़ा सा घबराहट होती थी। उसके इशारों को भी हम लोग समझ नहीं पाते थे और न ही उसके बातों को समझ पाते थे, क्योंकि जो गूंगा होता है वो तो इशारे से ही बात करता है। आप लोग कहीं देखे होंगे कि गूंगा को बात करते हुए कैसे बोलता है? आ, 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 आ,
इस तरह से मतलब आवाज़ निकालता है और वो कोशिश करता है बात करने का, लेकिन बहुत सारा आदमी उसको समझ नहीं पाता है। और इस तरह से वो इशारा करता है कि बहुत सारा आदमी इशारे से समझ भी जाते हैं। उसकी आंखों में हर समय एक भयभीत भय दिखता था। हर समय उसका क्या दिखता था? भय दिखता था। और उसके अंदर जो छटपटाहट है, मतलब वो कुछ बोलना चाह रहा है, समझाने की कोशिश करना चाह रहा है, लेकिन वो समझा नहीं पा रहा है, किसी को बोल नहीं पा रहा है। ये गूंगा होने का बहुत बड़ा आपका डिमेरिट्स है। अब देखिए, जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक जी कि मतलब जितनी देर वो वहाँ पर खेलता रहता था मैदान में, उतना देर मैदान में माँ उसकी मतलब मैदान के साइड में बैठकर उसको देखते रहती थी कि कहीं मतलब इधर उधर तो नहीं चला जा रहा, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। वो सारा चीज़ उसको कवर करती थी, बहुत ध्यान से उसको खेलते हुए देखती थी। निहारती रहती उसका खेल, और उसका खेल निहारती रहती। निहारती का मतलब क्या है? देखना, मतलब किसी चीज़ को बैठकर मतलब देखते रहना, निहारना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हुआ, लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे बेहतर, बेहतर का मतलब क्या था? पहले से अच्छा समझने, मतलब उसकी बातों को समझना। उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है, मतलब पहले से मैं कुछ अच्छा समझने लगा हूँ इशारों वाला भाषा, लेकिन मैं बोल नहीं मतलब मैं तो मेरा मुंह है, मैं मुंह से बोल देता हूँ, लेकिन मैं इशारा करके नहीं बोल पाता हूँ। याद आती है रतन से अधिक, और रतन से भी अधिक याद आती है किसकी? देखिए, रतन से भी अधिक याद आती है किसकी? उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। बेबसी का मतलब क्या होता है? लाचारी। मतलब उसकी माँ भी लाचार है, कुछ नहीं कर सकती, और वो भी लाचार है, एकदम बेबस है, वो भी कुछ नहीं कर सक रहा है। तो इस तरह से चैप्टर का जो हेडिंग था, मतलब कविता का जो हेडिंग था, एक माँ की बेबसी। और आप लोग देख लिए, जान लिए कि एक माँ की बेबसी क्या होता है, लाचारी क्या होता है, इस कविता के माध्यम से। जिनके लेखक कवि कौन है? कुंवर नारायण जी। आई होप गाइस आप लोगों को यह कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का अंदाज समझ अच्छी लगती है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं प्रतिभा भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।